नमस्कार, विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस कार्यक्रम में आप जानते हैं हम ऐसे विषय उठाते हैं जो खेती किसानी से तो जुड़े ही हैं, किसानों की बात हम करते हैं, लेकिन जब भी किसान की खेती किसानी की बात होती है तो एक तरीके से पूरे देश की बात होती है। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, और वो विषय ये नहीं है कि सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित है। सच कहें तो पूरे मानव अस्तित्व की बात उस विषय में है। हम धरती की बातें करते हैं, धरती पे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण किस तरीके से हमारा खराब हो रहा है, किस तरीके से जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है उसके बड़े प्रभाव हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उससे लड़ सकते हैं? क्या प्रकृति में कोई ऐसी चीज है जो उससे लड़ सकती है? इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, और उसमें विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। विषय आज का हमारा है देसी गाय, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि की रीढ़। ये देसी गाय हमने क्यों चुनी? क्या देसी गाय जो है वाकई में इतनी सक्षम है? ये देसी गाय की जो हम बात करते हैं क्या किसी धर्म से जुड़ी है, या सिर्फ आस्था का सवाल है, या कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी है? इसके वैज्ञानिक पहलू जो हैं, और वाकई में ये गाय हमारे लिए क्या कुछ मदद कर सकती है पर्यावरण के लिए, जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले थोड़ा विषय को समझाती हुई ये लघु फिल्म देखते हैं। भारतीय गायों या कहें देसी गायों की हमारे देश में करीब 28 नस्लें और भैंसों की 7 नस्लें प्रमुखता से पाई जाती हैं। गायों में साहीवाल, कांकरेज, मालवी, हरियाणा, थारपारकर, बछौर, मेवाती, नागौरी, राठी, गिर, अमृत महल और लाल सिंधी आदि प्रमुख हैं। और भैंसों में मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, महसाना, नागपुरी, नीली रावी आदि हैं। पहाड़ों पर भी गाय मिलती हैं जो बौनी होती हैं, और इसी वजह से उन्हें पहाड़ों पर चरने के लिए चढ़ने में आसानी होती है। हमारी देसी गाय देश की जलवायु के अनुरूप ही ढली हैं और कम चारे में भी अच्छा दूध देने में सक्षम हैं, और इनमें रोगों से लड़ने की और तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की अद्भुत क्षमता है। साहीवाल नस्ल की गाय लाल रंग की होती है और ये सबसे अधिक दूध देने वाली देसी गाय है। ये एक ब्यात में करीब 2500 से 3500 किलो दूध देती है। इसे ही दूध के लिए सबसे अच्छी नस्ल माना जाता है। आमतौर पर जगह जगह दिखने वाली सफेद गाय थारपारकर नस्ल की होती है। ये राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर इलाके में पाई जाती है और एक ब्यात में करीब 2600 किलो दूध देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस नस्ल के पशु एक बार दाना पानी खा पीकर थार का पूरा रेगिस्तान पार कर जाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा थारपारकर। लंबे लंबे सींगों वाली हल्के काले सफेद रंग की गाय कांकरेज कहलाती है। यह नस्ल गुजरात में पाई जाती थी। अब इसकी तादाद बेहद कम है और इसकी मूल नस्ल मिल पाना भी मुश्किल हो गया है। कांकरेज नस्ल की गाय बहुत ही तेज और ताकतवर होती है। ये गाय दूध तो थोड़ा कम देती है, पर माल ढोने में इस नस्ल का सांड अव्वल होता है। कांकरेज तो और देशों को भी चाहिए, क्योंकि ये कम चारा खाकर भी अपना वजन बनाए रखती है और विपरीत परिस्थितियों में भी तंदुरुस्त रहती है। और हमारी अन्य देसी नस्लों की तरह बीमारी से लड़ने की इसकी क्षमता भी कमाल की है। कांकरेज को ब्राजील में गुजरात कहा जाता है। अमेरिका जैसे देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने तो हमारी देसी नस्लों का पूरा फार्म बना रखा है, और हमारी नस्लों को वहां ब्राह्मण कहा जाता है। अभी हाल ही में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि देशों से गिर, कांकरेज आदि भारतीय गायों की मांग आई है। इसके अलावा अंगोल नस्ल की गाय की भी, क्योंकि ये गाय विदेशों में भयानक तबाही मचाने वाली बीमारी मैड काउ डिजीज से लड़ने में भी सक्षम है। विदेशों से भारतीय गाय की मांग इसलिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बढ़ते तापमान के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से वहां की नस्लों की उत्पादक क्षमता घट रही है। लेकिन भारतीय नस्लों में जलवायु परिवर्तन से लड़ने की अच्छी क्षमता है। लेकिन हमारे देश में देसी गायों के प्रति लोगों की और सरकारों की बेरुखी साफ देखी जा सकती है। आज हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर पर हैं,
अमेरिका जैसे देश से लगभग 1 करोड़ टन ज्यादा दूध हम पैदा करते हैं। लेकिन 2012 की मवेशियों की गणना के अनुसार देसी नस्लों की आबादी में करीब 9% की गिरावट आई है। यानी जिस गाय को विदेशों में पूजा जाता है, पूछा जाता है, वो अपने ही देश में पराई है। भारत में गाय को ममता का प्रतीक माना जाता रहा है। गाय ने भारतीय सभ्यता पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। दूध तो हमें गाय से प्राप्त होता ही है, साथ ही मिट्टी को उर्वर बनाए रखने में गोबर भी अहम भूमिका निभाता है। गोबर तो कीटनाशी होने के अलावा कई रोगों में भी उपयोगी है। इसके साथ ही गोमूत्र के औषधीय गुणों को आज विज्ञान ने भी माना है, जो कैंसर जैसे घातक रोगों से लड़ने में सक्षम है। लेकिन हमने ही भारतीय सभ्यता की नींव देसी गाय को मन से निकाल दिया है। भारतीय नस्लों के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि न्यूजीलैंड में हुए एक अनुसंधान से पता चला कि A2 बीटा केसीन प्रोटीन युक्त दूध कई रोगों की रोकथाम करता है, जिनमें डायबिटीज, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल आदि प्रमुख हैं। वहीं A1 बीटा केसीन सभी बताए गए रोगों का कारण है और कई अन्य रोग भी पैदा करता है। अब इसमें रोचक बात यह है कि A2 बीटा केसीन भारतीय नस्ल की हर गाय में पाया जाता है, जबकि अधिकतर यूरोपीय व अमेरिकी गाय की नस्लों में A1 ही होता है और इनसे हम अपनी देसी नस्लों का संकरण कराकर अपनी बहुमूल्य नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। देसी नस्लों के महत्व को फिर से समझना होगा और इनका संरक्षण करना होगा। विकसित देशों में A2 प्रोटीन युक्त दूध प्रीमियम ब्रांड की तरह बेचा जा रहा है और हम ये अमृत देने वाली देसी नस्लों की अनदेखी कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यानी सभी उपनिषद गाय की तरह हैं, उन्हें याद रखने वाले या पालने वाले गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण हैं। समझदार पार्थ यानी अर्जुन उस बछड़े की तरह है जो उस दूध को मजे से पीता है और गीतामृत इन गायों के दूध की तरह है। हमारे पुरखों ने ज्ञान को कामधेनु गाय की तरह बताया था, जो सभी मनोकामना पूरी करती है। लेकिन क्या अब हम गाय को इस रूप में जानते या पहचानते हैं? खासतौर से नई पीढ़ी, जिसके लिए गाय सिर्फ दूध देने वाली फैक्ट्री है। देसी गाय के साथ साथ इसकी जैव विविधता के महत्व को भी आज नए सिरे से समझना होगा। कल शायद देर हो जाए। देखिए, अभी आपने जो फिल्म में देखा, थोड़ी हमारी आदत रही है कि विदेश से कुछ आता है तो वही अच्छा, और उस चीज को हमने अपनाया भी। लेकिन अब जो है, कुछ जो कहते हैं ना, उल्टी गंगा बह रही है। वो लोग हमारी देसी चीजों को अहमियत दे रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। खासतौर से यहां हम देसी गाय की बात कर रहे हैं। इस विषय पे क्या क्या अनुसंधान हुए हैं, कितने तरीके के शोध हुए, उनके क्या नतीजे रहे हैं, और जो बातें हम गाय के बारे में कह रहे हैं, सब हवा में है या उसका कुछ तथ्य भी हमारे पास मौजूद है, इन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं स्वामी चिन्मयानंद जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी समन्वयक हैं कामधेनु गौशाला दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, नूरमहल, पंजाब से। स्वामी जी, आपने खासतौर से साहिवाल जो नस्ल है और पंजाब की नस्ल है, उसको आपने अपने गौशाला में रखा है, और बहुत कुछ आपने उसमें कई तरीके के सुधार और कई तरीके के आपके मन में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आपको लगता है कि अगर हम लाएं तो उससे देश को भी फायदा होगा, देसी नस्लें जो है उनका वर्धन बहुत तेजी से होगा। इन सब पे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे डॉक्टर रणबीर सिंह जी हैं। डॉक्टर रणबीर सिंह जी पशु अनुवांशिकी विभाग से हैं, IVRI से, बरेली से। डॉक्टर साहब जो हैं, आप क्योंकि जेनेटिक्स पे काम करते हैं, थोड़ा समझेंगे कि आनुवांशिक स्तर पे भी अगर हम बात करें तो देसी और विदेशी नस्लें या संकर नस्लें कह लें, इनमें क्या फर्क आपने देखा है और क्या वाकई में ये हमारे लिए लाभकारी हैं, इन पे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र सडाना जी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब NBAGR जो है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में जो है, वहां से आप जुड़े रहे, और ये ब्यूरो जो है हमारे जो आनुवांशिक संसाधन हैं
उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देसी गाय, भैंस, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे थोड़ा समझेंगे कि कितना बचा लिया, कितना बच गया है, कैसे बचाया जा रहा है, तो उस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र तंबोली जी हैं। राजेंद्र जी रायपुर से आए हैं। A2 मिल्क रिसर्च कॉर्पोरेशन आप चला रहे हैं, उसके एमडी हैं। A2 पे हमने थोड़ा सा चर्चा की, थोड़ा हम भी समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज है, किस तरीके का व्यवसाय आप कर रहे हैं और देसी नस्लों से आपको क्या लाभ हुआ है, इसको समझेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे गौ पालक हैं जो बरेली से आए हैं, राजीव कुमार सिंह जी। अक्खा गांव है आपका। आप राजीव जी कब से जुड़े हैं देसी नस्लों से और आपने क्या लाभ देखा, कैसे नस्लों से आपको कोई फर्क पड़ा, पहले कौन सी नस्लें लेते थे? थोड़ा किसान से हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इनका फायदा लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जो है मैं स्वामी जी आपसे करना चाहूंगा। देसी नस्लों पे हम बात कर रहे हैं और सब जगह अचानक से बहुत चर्चा होने लगी देसी नस्लों की, लेकिन देसी नस्लें क्या वाकई में हमारे लिए इतनी लाभकारी हैं? आपका अनुभव क्या रहता है? और मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि हम प्रकृति की इस देन को किसी धर्म संप्रदाय से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। ये प्रकृति की एक चीज है जो हमें मिली है और आपने बहुत वैज्ञानिक उस पर शोध भी किए हैं। आपका अनुभव और आपकी जो जानकारी है वो क्या कहती है? देसी नस्लें क्या ये हमारे पास एक विकल्प बचा है अब? दरअसल आपने ये बात कही कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खुशी की बात है कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि पहले होना चाहिए था। लेकिन फिर भी किसान चैनल का हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये आपके जरिए ये मुद्दा फिर से एक जन मुद्दा बनने जा रहा है। दरअसल थोड़ा सा इतिहास के झरोखे में देखने की आवश्यकता है कि देसी गाय हजारों सालों से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी धरती पे पली और बड़ी हुई। लेकिन पिछले 40 सालों से जो क्रॉस ब्रीडिंग आई, जिसके कारण से HF एंड जो जर्सी, जो एक्सोटिक जो ब्रीड्स हैं, ये भारत के ऊपर लाई गई, थोपी गई। ठीक है, उनका दूध ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन देसी गाय का दूध भी कम नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कुछ ना कुछ गलती हुई है कहीं ना कहीं, जो ये सारा प्रकरण हुआ। लेकिन आज एक एग्जाम्पल ब्राजील हमारे समक्ष बन के आया। वो ये है कि उसने वो 100 साल से भी ज्यादा हो गए उसको, ये गिर नस्ल को यहां भारत से लेके जाते हुए। अच्छा। और आज उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए, नस्ल सुधार के बलबूते के ऊपर, उन्होंने आज 62 लीटर 62 लीटर वाली गिर गाय भी पैदा कर दी अपने ब्राजील में। अच्छा। और हमें देखकर खुशी तो होती है। इतनी तो संकर नस्लें भी हमारे देश में दूध नहीं देती। शंकर नस्लें भी हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हैरानी वाली बात थी। देसी नस्लों ने इतना दूध दिया, जिसको देखकर आज भारत सोचने लग गया है कि हमारी नस्ल ने इतना दूध दिया है। लेकिन काश ये दूध इतना भारत भूमि पे दिया होता तो हमारे सीना जो था चौड़ा और हो जाता। लेकिन फिर भी आज हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसी से हम ये प्रयास करें कि हमारी जितनी देसी गौवंश हैं, बेशक वो ड्रॉट ब्रीड्स हैं, चाहे वो मिल्चिंग ब्रीड्स हैं, उनमें उनके जीन्स में दूध देने की क्षमता है। उनको हमने, उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं हुई, उनके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार चलता आ रहा है कई सालों से। आज आवश्यकता है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है ज्यादा दूध की। और हम देसी गाय के संदर्भ में बात करें तो सिर्फ दूध ही नहीं है, गोबर है, गौमूत्र है, जिसकी और भी चर्चा चलेगी। सो ये एक अच्छा एक माध्यम है, ये समय है। किसान को यानी इससे लाभ होगा, देश को पूरा लाभ होगा। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी एग्जांपल है जो A2 दूध, हमारी देसी गाय के दूध की मार्केटिंग कर रहे हैं और 5 गुना ज्यादा महंगे मूल्य पे वो बिक रहा है। तो हमारा दूध, A2 दूध पूरे भारत में भरमार है इस दूध की। तो लेकिन हमारा किसान फिर समृद्ध क्यों नहीं है, ये सवाल है। A2 दूध जो स्वामी जी ने बोला, इसको हम समझेंगे और ये वाकई में समझने की चीज है। ये हमारी नस्लों में होता है, क्या चीजें, इस पे हम अभी विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर सिंह, अगर हम आपसे बात करना चाहें, आप तो जेनेटिक्स से जुड़े व्यक्ति हैं, वंशाणुओं पे आप काम करते हैं, क्या फर्क देखा आपने देसी नस्लें और संकर नस्लों में या विदेशी नस्लों में? देसी और विदेशी गायों को मैं जो अंतर को बताना किसान भाइयों को चाहूंगा, उनकी बाह्य संरचना के पहले लेते हैं हम। जो है देसी गाय में हमारी जितने भी 39 नस्ल की देसी गाय हैं, उनमें हम्प, जिसको टाठ बोलते हैं,
वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। दूसरा, हमारी देसी गाय में जो गल कंबल है, जिसको ड्यूलप बोलते हैं, वह विदेशी गाय और संकर गाय की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है। इसके अलावा हमारी देसी गाय के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलिजेंस है, वो विदेशी और संकर गाय से बहुत ज्यादा होती है। हमारी देसी गाय अपने मालिक को पहचानती है, उसको मालिक उसको नाम से पुकार सकता है, उसके अंदर देसी गाय के ममता होती है उसके व्यवहार में। ये पहचान जो है विदेशी गाय नहीं कर पाती, ये विदेशी गाय में बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा। ये जो ममत्व का जो, जैसे हमारा देसी गाय और उसका बछड़ा, हमारे जो मदर इंस्टिंक्ट है, ममता है मां की, वो हमारी भारतीय गायों में ही सबसे ज्यादा होती है, वो विदेशी में नहीं होती है। जैसे कोई मालिक उसको पहचानती है, जैसे मैं अपने साहिवाल गायों के पास जाता हूं, इस समय अपने नंदियों के पास जाता हूं, वो मेरे को तुरंत पहचानते हैं, मेरे को तुरंत मेरे पास आ जाते हैं और ऊपर घर देते हैं गला में, उनका गल कंबल को सहलाता हूं। उनको जो है इस तरह का एक भाव है। ये विदेशी जो संकर के सांड हैं या नंदी हैं, उनमें ये नहीं देखने को मिलता। आनुवंशिक स्तर पे क्या? और इसमें दूसरी एक चीज मैं बताऊं, मैं स्वयं देखता हूं, हमारे किसान भाई भी देखते हैं, कितना भी मानसिक रूप से ग्रसित कोई भी मनुष्य हो, यदि वो देसी गाय के झुंड के में पहुंच जाता है, वहां पर बैठ लेता है, उसकी मानसिक जो रोग से प्रभावित है या मानसिक उसके असंतुलन बिगड़ गया है, वो बिल्कुल पूरी तरह से वह जो है दूर हो जाता है। ये देसी गाय में, ये देसी गाय में। इसके वैज्ञानिक तथ्य के अलावा जो और अंतर है हमारा, नहीं डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूं आपको बीच में। ये जो बातें हुई, एक तो ऊपर की पहचान जरूर हो गई, ये जो भावनात्मक हमने बात की, दूसरा किसान को उसके बीच में जाके जो उसके रोग हैं या परेशानी कम होती है, इनका वैज्ञानिक तथ्य क्या है हमारे पास? नहीं, वैज्ञानिक हमारा तथ्य है कि हमारा देश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधी है। मैं डॉक्टर साहब फिर उस पे नहीं बात कर रहा। मैं कोई भी ऐसी चीज जो है, मैं नहीं चाहूंगा कि हम कहें जिसका हमारे पास कोई साक्ष्य ना हो। मान लीजिए कोई भी पशु पालन करता है, पशु तो वैसे ही स्ट्रेस कम करने के काम आते हैं, और उसमें सभी पशु शामिल हैं। उसमें कुत्ता जो है वो भी लोगों को मदद कर, मछली पालन भी करती है। मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक स्तर पे जानना चाह रहा हूं। अगर हम आनुवांशिक स्तर पे बात करें तो देसी और संकर नस्लों में क्या कुछ फर्क है? गाय तो गाय है, आपने जो बताया हम्प वगैरह, वो हमें फर्क एक दिखता है। लेकिन कुछ और ऐसी बात जो आपने आनुवांशिक स्तर पे कुछ ध्यान दी हो या कुछ ऐसे शोध हुए हों? आनुवंशिक स्तर पे जैसे हमने 20 साहिवाल की गाय ली, 20 विदेशी गाय ली, अब 20 गायों के बछड़े हमारे साहिवाल गाय के बछड़े हैं, और ऐसे ही 20 HF के बछड़े हैं। यदि इन 40 बछड़ों को हम मिला दें, मिक्स कर दें, और फिर उनको अपनी गाय को पहचानने के लिए छोड़ दें, तो देसी गाय का जो बछड़ा है वो अपनी मां को बहुत जल्दी पहचान लेगा। ये हमारी देसी गायों के बछड़ों में और उन गायों में अंदर एक क्षमता है, ये विदेशी गायों में नहीं है। ये वैज्ञानिक आधार है इसका जो है। दूसरा, हमारा उसका जो देखने का तरीका है, देसी गाय का देखने का, आपको आंखों से देखेगी, उससे बात कर सकते हैं आप, देसी गाय की तरफ भावना के रूप से जोड़ सकते हैं आप, जो विदेशी गाय से आप नहीं जोड़ सकते हैं। ये पहलू आज के समय में लेकिन सिंह साहब, अगर ये सब बातें सही हैं तो लोगों ने संकर नस्लें अपनाई और दूध के लिए अपनाई। हम भले ही कह दें कि थोपी गई, थोपी गई हर चीज किसान नहीं लेगा जब तक उसको फायदा नहीं दिखेगा। आपका शोध में दोनों की तुलना में फायदा किस में ज्यादा होता है? देखिए, अभी क्या है कि हमारे जो देसी गायों के संवर्धन में और संरक्षण में जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ये पहले जो वैज्ञानिक थे इन गायों का सर्वेक्षण नहीं किया था, गायों का सर्वेक्षण नहीं किया था। ये देसी गाय की, जैसे साहिवाल गाय है, गिर गाय है, राठी गाय है, थारपाकर गाय है, कांकरेज गाय है, ये जो गाय है अब जो है, अब इनको दुधारू कहते हैं। इनके गांव में किसान के यहां पर नहीं गया था, अब पूरा का पूरा हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जैसे NBGR है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है, IBRI है, ये संस्थाओं ने सर्वेक्षण अब कर रहे हैं, और इसका राष्ट्रीय महत्व को समझते हुए अब वो पहचान की गई है। अब वो जो पुराना जो मिथ था कि हमारी देसी गाय कम दूध देती है, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हूं? कि अभी जो हमारा जो किसानों और गौशाला की भागीदारी के द्वारा
जो गौ संवर्धन और संरक्षण की परियोजना चल रही है, अब उसके अंतर्गत हमारा सबसे अच्छा सेंटर कामधेनु गौशाला नूर महल है। वहां पर हमारे पास जो है जिनकी पीक यील्ड, जिनका शिखर उत्पादन 20 लीटर तक है, ऐसी गायों की संख्या हमारे पास 7-8 गाय हैं हमारे पास जी। और पिछली बार पंजाब में जो राष्ट्रीय स्तर का जो मेला लगता है साहिवाल का, उसमें सबसे ज्यादा जो साहिवाल की गाय ने दूध दिया 22 किलो 700 ग्राम दिया। अच्छा। तो ये मिथ है, ये दूर करने लेना चाहिए किसानों को। डॉक्टर सराना जी, मैं थोड़ा NBAGR जो है, एनिमल जो जेनेटिक जो ब्यूरो है आपका, ये किस तरीके का काम कर रहा है देसी नस्लों को बचाने के लिए? जी, मैं बताना चाहूँगा, और ये बात किसानों को और सभी के काम की है। भारत में हम सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन में क्या काम होते हैं। जी। राष्ट्र का संस्थान है, यहाँ पर भारत की जितनी भी अपनी नस्लें हैं, चाहे वो गाय की हों, भैंस की हों, बकरी की हों, और क्योंकि अपनी ही नस्लों की कुछ विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को हमने असल में पूरी तरह से पीछे तक नहीं समझा था, अब धीरे धीरे इनकी समझ भी आ रही है क्योंकि इनके ऊपर ब्यूरो इकट्ठा हो रहा है। इस संस्थान में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, जिसे NBAGR कह देते हैं हम, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, यहाँ पर भारत की अपनी इन नस्लों का पूरा ब्यौरा, ये कहाँ पर हैं, किस प्रांत में हैं, किस एरिया में हैं, और यहाँ पर कैसे इनका फैलाव है और कितनी बची हैं। दरअसल ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये अच्छी होने के बावजूद इनके नंबर में कमी आई है। जैसे गाय की नस्लें हैं, गाय के विदेशी नस्लों के आने से दूध के अधिक उत्पादन के मिल जाने के कारण ध्यान पूरे देश का अपनी नस्लों पे नहीं गया, ये एक कमी रह गई। अगर वो ध्यान जाता तो हमारी स्थिति कुछ पहले से ठीक होती, लेकिन बहुत देर नहीं हुई। अभी भी हम जानते हैं कि अपनी नस्लों के ऊपर अब अगर हम पूरे जोर से ध्यान दें, और उस ध्यान देने में मैं समझता हूं सभी लोगों का योगदान, सभी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि दूध हम सभी पीते हैं, हमारे लिए सभी के लिए जरूरी है। दूध कैसा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। दूध कहां से आया, बहुत बड़ा प्रश्न। बहुत सिंपल सी बात में देख लें हम, दूध अगर हमें भारत की अपनी नस्ल की गाय से मिला है, भारत की नस्ल की गाय कौन सी है, जैसे नाम अभी भी आए भी हैं, साहिवाल पंजाब प्रांत में है, रेड सिंधी है, ओंगोल है, इस तरह से विचूर है केरल में। हमारे पास बहुत सारी भारत की अपने अपने प्रांत में नस्लें हैं। अगर दूध इन नस्लों से आया है तो वो दूध A2 है, ये बात सामने आई भी। A2 होने से ये दूध श्रेयस्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि A1 दूध जो है, जो विदेशी नस्ल की गाय या उनके संकर से आया है, ये उसमें कुछ कमी है। तो सब हाँ। ये क्या आपके संस्थान ने इस तरीके का अनुसंधान किया? क्योंकि A2 की जो रिसर्च है वो तो न्यूजीलैंड से आई। जी, थोड़ा मैं उसको समझना चाहूंगा कि हम जेनेटिक स्तर पे जब बात कर रहे हैं तो किस तरीके के फर्क देखे गए। ये बहुत अहम मुद्दा एक चीज हमने देखा कि भाई हम पोता है ये ऊपर, लेकिन जेनेटिक स्तर पे भी क्या फर्क है नस्लों में, क्योंकि नाम भी अलग अलग है। चलिए इस जेनेटिक्स की बात करते हैं कि बात असल में है क्या, क्यों फर्क है इस दूध में। आपने ठीक बात पूछी है। जो विदेशी नस्ल की गाय का दूध है, उस दूध में हम जानते हैं दूध में प्रोटीन, वसा, हर चीज होती है। जो विदेशी नस्ल की गाय के दूध की प्रोटीन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोटीन का एक उसमें पार्ट होता है जिसे हम बीटा केजीन कह देते हैं। ये दूध की प्रोटीन का ही एक हिस्सा है। बीटा केजीन को जब वैज्ञानिक आधार पर देखा गया तो ये बनी होती है, जैसे हमारी एक दीवार ईंटों से बनी है, ये बीटा केजीन बनी हुई है एमिनो एसिड के जुड़ने से। इसमें जो 67वां एमिनो एसिड है वो असल में भारत की नस्ल की गौओं से अलग है पहले से। यानी कि ऐसा देख लीजिए कि लगभग हजारों वर्षों से जो गाय जिस किस्म की चली आ रही थी, वो भारत में और अफ्रीका में भारतीय, जिसे हम देसी गाय कह रहे हैं, इसमें 67वीं जगह पर प्रोलीन नाम का एमिनो एसिड है जो किसी तरह का नुकसान नहीं करता। इसके बदले में लगभग 5000 वर्ष पहले जो तब्दीली आई
जिसके कारण 67वीं जगह पे प्रोलीन के बदले में हिस्टिडीन आ गया। इसके आने से हुआ क्या? इसके आने हमारी नस्लों में हुआ कि बाहरी नस्लों में? असल में यूरोप की नस्लों में हुआ। अच्छा। जिसमें आयरशायर, जर्सी, होल्स्टीन, जो उसके बाद भारत में भी आई हैं। अच्छा, यानी प्रोलीन से बदल के हिस्टिडीन उसमें आ गया। और वो एक प्रकृति का ही वो रहा जी, जो एवोल्यूशन हम बोलते हैं उसी का हिस्सा रहा। इसे एक म्यूटेशन कह सकते हैं। अच्छा, देखिए अभी डॉक्टर सराना जो बात कह रहे हैं उसको हम समझेंगे। ये चीज समझनी जरूरी है कि आनुवांशिक स्तर पे ऐसा क्या बदलाव आया कि देसी नस्लों का जो दूध है वो बेहतर हो गया। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये हमें पता तो था पर हमने शायद इसमें इतना ध्यान नहीं दिया। इस बातों को और समझेंगे, थोड़ा और वैज्ञानिक तथ्य जो हैं उनकी जांच करेंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो जितना भी हम कह रहे हैं कि ये जीवाणु जितने ज्यादा हैं उतना ही हमारी भूमि ज्यादा उर्वरक बन जाती है अगर आप सिर्फ देसी गाय का गोबर उपयोग में लाएंगे, ज्यादा अच्छी तरह से लाएंगे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देसी गाय, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि की रीढ़। देखिए यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सडाना हैं। वो थोड़ा सा जेनेटिक्स के स्तर पे, आनुवांशिक स्तर पे समझा रहे हैं। देखिए जीन्स को अगर हम समझें, जीन्स जो है ये वो जीन्स नहीं है जो हम पहनते हैं या घोड़े के ऊपर जीन डाली जाती है। ये ऐसे वंशाणु हैं, इसे हिंदी में वंशाणु कहते हैं, जो पूर्वजों से हम तक आते जा रहे हैं। हमारी सारी कहानी इन्हीं में लिखी है। आप अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो पूरी प्रकृति में अगर हम भाषा देखें तो 4 अक्षरों की भाषा है, ATGC। वो डॉक्टर साहब ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाएंगे। उन्हीं से मिलके कोई सार्थक वाक्य बनता है इन 4 शब्दों से, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब ये बालों का रंग काला क्यों होगा, आंखों का रंग भूरा क्यों होगा, या अगर हम किसी के लंबाई कद की बात करें, ये सब कुछ जो ये जीन हैं, वंशाणु हैं, यही कंट्रोल करते हैं। प्रकृति की इसमें कुछ भूमिका क्योंकि हमेशा रही है, प्रकृति ने ही ये सब चीजें तैयार की हैं। तो हमारी जो नस्लें हैं, देसी नस्लें, वो यहाँ की जलवायु के अनुरूप जो हैं तैयार हुई हैं। और उसमें बहुत से गुण थे जो प्रकृति ने दिए, जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब समझा रहे हैं A1 और A2 प्रोटीन। दूध में एक प्रोटीन होता है बीटा कैजीन, उसी के ये रूप हैं। थोड़ा डॉक्टर साहब से और उसको समझते हैं कि क्या ये प्रोटीन है और इनका क्या फायदा या नुकसान है। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि किस तरीके से 5000 साल पहले प्रोलीन से बदल के हिस्टिडीन उसमें आ गया। ये एक तरीके के अमीनो एसिड्स आप जो बता रहे हैं जी। तो इससे क्या फर्क पड़ गया? दूध हम सभी पीते हैं। हम जो भी चीज खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है। दूध जब हम पी के हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है तो दूध को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो एंजाइम है एलास्टेज, ये जब दूध को डाइजेस्ट करता है मतलब उसको तोड़ता है, प्रोटीन टूटती है। ऐसे ही हर चीज, फैट भी, सब चीजें टूट के फिर दोबारा लीवर में जाके दोबारा शरीर के लिए चीजें बनती हैं। टूटते वक्त अगर दूध A1 है जो विदेशी नस्ल की गाय से आया तो एक नया फर्क आएगा। फर्क ये है कि क्योंकि इसमें 67वीं जगह पे हिस्टिडीन है तो ये एक कमजोर कड़ी बन जाती है उस प्रोटीन के जुड़ने में। तो एक 7 बेस का छोटा सा कंपाउंड इससे अलग हो जाता है। कब? जब हमने दूध को हमारे शरीर में डाइजेस्ट हुआ। ये अलग क्यों हुआ? क्योंकि हिस्टिडीन जो कि एक कमजोर जुड़ाव है, प्रोलीन एक ताकतवर जोड़ था जो भारतीय नस्ल की गाय में था। हिस्टिडीन होने की वजह से उसके टूटने से हुआ क्या कि 7 बेस का एक छोटा सा कंपाउंड, और उसका नाम भी है, उसे कहते हैं BCM7 यानी बीटा कैसोमोर्फिन 7 जी। ये इतना छोटा भी है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे शरीर में दाखिल होता है और ज्यादातर बच्चों में और बड़े उन लोगों में जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पोरोसिटी ज्यादा है, यानी कि छेद ज्यादा है। कई बार किसी बीमारी से भी ऐसे होते हैं। और बूढ़ी अवस्था में, यंग लोगों में रिलेटिवली कम है, लेकिन बच्चों में
ये चीज ज्यादा, और इसीलिए बच्चों में प्रॉब्लम आती है। अब जब वो BCM7 शरीर में गया तो होता क्या है, ये BCM7 खून के मार्फत असल में हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके और वहां जाके ये नुकसान करता है। और इसका बाकी चीजें गहराई में ना भी देखें तो एक बड़ा नुकसान हम सबके सामने आता है। ये हमारे जो शरीर में जहां पर इंसुलिन तैयार होता है, पेनक्रियाज ऑर्गन है हमारे शरीर का, पेनक्रियाज की उन सेल्स को मारने का काम करता है ये BCM7। देखिए, सेल कमजोर नहीं करता, वो अलग बात है, मारने का काम करता है। जब बच्चों में ऐसी अवस्था आती है तो होता क्या है, बच्चों में डायबिटीज होती है, उस डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज कह देते हैं। हम सभी जानते हैं बड़ों में जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 है, जो पेनक्रियाज में उन सेल्स के थकने से होता है जो सेल इंसुलिन तैयार करती है। इंसुलिन वही चीज है जो हमारे शरीर में शुगर वगैरह को डाइजेस्ट करके हमें डायबिटीज से बचाता है। अगर इंसुलिन कम है, कम क्यों हुई, क्योंकि पेनक्रिएटिक सेल्स या तो थक गए, जो टाइप 2 डायबिटीज बूढ़ी अवस्था में आती है। लेकिन यंग लोगों में यानी कि बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज क्यों बनी, क्योंकि जब वो दूध गलत था, A1 किस्म का दूध था, BCM7 बना जिसने पेनक्रिएटिक सेल्स को मारा, और उनके मारने से इंसुलिन कम तैयार होने के कारण हमें डायबिटीज की शिकायत सबसे बड़ी बात तो ये रही। ये जो चीज है जैसे आपने बताया जी, थोड़ा A2 का इसमें क्या रोल होता है, फायदा किस तरीके का होता है? चलिए, ये तो हमने देखा कि A1 का दूध हमें कैसे BCM7 के थ्रू हमारे सेल्स को खत्म करके हमें डायबिटीज दे रहा है। जो A2 है दूध, भारत की गाय की नस्लों में हमें जो मिलता है, ये प्रोलीन होने की वजह से वो 7 बेस वाला कंपाउंड अलग बिल्कुल नहीं होता, इतनी महीन मात्रा में होता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए लगभग 100th लेवल पे है, जिसका लगभग नुकसान नहीं है। 100 गुना ज्यादा A1 दूध के कारण होने से हमें नुकसान हो रहा है, A2 में नुकसान नहीं है। तंबोली जी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। आपने डॉक्टर साहब ने A2 पे बड़ा अच्छा समझाया, हमारे दर्शकों ने भी समझा होगा कि क्या फर्क है। आपने तो एक पूरा कॉर्पोरेशन उस पर बना लिया है जी। किस तरीके का काम आप कर रहे हैं और क्या दूध के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मैं इस देसी गाय स्वास्थ्य पर्यावरण और देश की ऋण के विषय में मैं बोलना चाहूँगा जी। इसमें मैं पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। 5 साल पहले मैं रायपुर में एक डेयरी देखने गया था। वहाँ गुजरात के गिर की गाय 350-400 गाय हैं। तो वहाँ पे गौमूत्र और गोबर मेन प्रोडक्ट है, दूध को वहाँ पे बाय प्रोडक्ट माना जाता है। अच्छा। जब भी डेयरी की बात होती है तो दूध पे बात आके रुकती है। बिल्कुल, हमारे किसान के लिए तो वो बस दूध देने की मशीन है, और गोबर जो है वहाँ मैंने वो नई चीज देखी। अच्छा। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। विषय को समझने के लिए फिर चर्चा हुई। वहाँ पे 2 भाई हैं, पिछले 25-30 सालों से अच्छा इस पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं, गौमूत्र गोबर पे। उनकी 3 पीढ़ी इस पे काम कर रही है। अच्छा। ये तीसरी पीढ़ी जो काम कर रही है। तो उनके गौमूत्र गोबर से वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाते हैं। अच्छा, और वो पूरे प्रभावी हैं? पूरे प्रभावी हैं, पूरे भारत देश में उसकी मार्केटिंग होती है और आउट ऑफ कंट्री भी जाता है वो। अच्छा, विदेश भी जा रहा है हमारा दूध। और दूध जो उसका उत्पाद है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट था तो उस पर वो ध्यान नहीं देते थे। मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर गिर नस्ल की गाय थी उनके पास? गिर गाय है, गिर। अच्छा। गुजरात के गिर पर्वत की गाय, हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में एटमॉस्फेयर है उसमें गाय सरवाइव कर जाती है जी। तो दूध पे फिर मैंने ध्यान दिया, तो दूध हमारा स्पेशल था जी, क्योंकि हम लोग गाय के लिए संतुलित आहार देते हैं, प्राकृतिक चारा अपने खेतों में उगाते हैं। 110 एकड़ का फार्म है हमारा जी। 4 एकड़ में फैक्ट्री है और बाकी 50-60 एकड़ में गाय के लिए चारा उगाते हैं और 40-50 एकड़ में R&D चलते रहता है। अच्छा, कौन सी आपने नस्ल रखी है? गिर। गिर ही रखी है। गिर पे काम। और फैक्ट्री किस चीज की है? फैक्ट्री बायो मिशन कंपनी है। अच्छा। जो गौमूत्र गोबर के प्रोडक्ट बनाती है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के। अच्छा। जो पैडी केयर में, फलों में, सब्जियों में, सभी में उपयोग में आता है। अच्छा। और उसकी मांग बहुत अच्छी है? मांग बहुत अच्छी है। अच्छा, और दूध का क्या कर रहे हैं? दूध को लेके फिर मैं एक नया रेस्टोरेंट खोला, क्योंकि मैंने देखा भारत देश में दूध बेचना बहुत कठिन काम है। अच्छा। दूध के रेट में हमेशा डिस्कस होता है, कम है, ज्यादा है, लेकिन मिठाई के रेट में कभी डिस्कस नहीं होता है। और दूध बेचने वाला हमेशा गरीब होता है, मिठाई बेचने वाला कभी गरीब नहीं होता। तो ये जो बीच का
मतलब गड़बड़ हो रही थी, तो हमने सोचा इसको ठीक किया जाए और उसके एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए देश के सामने। डॉक्टर साहब, जैसे तंबोली जी ने बताया कि भाई गौमूत्र है, गोबर है, इतना प्रभावी माना जा रहा है कि कीटों से भी रक्षा हो रही है, उसकी जो खाद में उपयोगिता है वो तो हम जानते हैं जी। इस तरीके का भी कुछ शोध हुआ है क्या? इस पे भी कुछ ऐसा है कि ये इन्हीं नस्लों से मिलता है, देसी नस्लों से, संकर नस्लों से क्या इस तरीके के कीटनाशक वगैरह नहीं बन सकते? बहुत सही बात आप पूछ रहे हैं। असल में जो अभी तक हमने A1 A2 की बात बताई वो सिर्फ एक बात थी, देसी गाय के दूध की अच्छाइयों में से भी सिर्फ एक बात बता रहे थे। इसकी और भी अच्छाई हैं, उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपका प्रश्न पहले कि क्या इसके गोमूत्र और गोबर की भी कोई विशेषताएं हैं? यस हैं, बहुत सारी हैं। दो एक बताऊंगा जो हम सभी को पता होनी चाहिए। आप गोबर ले लीजिए। जो देसी गाय का गोबर है, ध्यान से सुनेंगे, 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 3000 मिलियन यानी कि 300 करोड़ अच्छे वाले जीवाणु, ये वही जीवाणु हैं जो फिर भूमि में जाके, भूमि में हर चीज वहां पे होती है, नाइट्रोज, उसमें सोडियम है, पोटाशियम, हर चीज पड़ी होती है। ये जीवाणु ही उसको तब्दील करते हैं, ऐसी अवस्था में लाते हैं कि पौधे के रूट्स या रूटलेट्स उसको अपने अंदर ले जा सकते हैं। कौन? ये जीवाणुओं ने काम किया। इन्हीं जीवाणुओं की संख्या 300 करोड़ देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में। अब इसे कंपेयर करिए आप, जो विदेशी नस्ल की गाय का गोबर लेते हैं अगर, उसमें सिर्फ 50 से 60 करोड़ यानी कि 50वां हिस्सा। ये नंबर ऑफ दीज, जो जितना भी हम कह रहे हैं कि ये जीवाणु जितने ज्यादा हैं, उतना ही हमारी भूमि ज्यादा उर्वरक बन जाती है अगर आप सिर्फ देसी गाय का गोबर उपयोग में लाएंगे, ज्यादा अच्छी तरह से लाएंगे। जो डॉक्टर साहब ने बात कही, देखिए कि गोबर की विशेषताएं तो हम जानते थे, पर इतने उसमें हमारे मतलब के जीवाणु हैं ये हमें नहीं पता था, और अगर पता था तो हम तो नज़रअंदाज कर ही रहे हैं। हम तो संकर नस्लों की ओर ज़्यादा मोड़, देखिए संकर नस्लें हमने दूध के लिए अपनाई, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि देसी नस्लों में क्या खासियत है इसको समझें। हमारे कॉलर हैं, वो अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। श्वेताक्ष सिंह। देसी गाय पालते हैं आप? हाँ, मैं देसी गाय पाल रहा हूँ, साहिवाल गाय पालता हूँ। अच्छा, क्या अनुभव है आपका इस गाय को लेके? जी, आपका अनुभव क्या है इस गाय को लेके? हाँ, मेरा अनुभव ये है कि इसका दूध बहुत गुणकारी होता है, जो कि अन्य किसी भी प्रजाति की गायों में नहीं मिलता है, जो अपनी भारतीय प्रजाति की गायों में होता है। इसमें A2 प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, ऐसे जीन्स हैं जिनसे प्रोड्यूस होता तो है। आप A2 प्रोटीन कह के इसे बेचते हैं? जी हाँ। तो लोग समझते हैं कि A2 प्रोटीन क्या है? हाँ, तो उसका ये मोटापा, डायबिटीज और कैंसर को दूर करने में सहायक होता है, और जो इनका सेवन कर रहे होते हैं उनको इसका रोग होता नहीं है। ये 3 महारोग है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके गोबर में 1 ग्राम गोबर के अंदर करीब 200 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए बहुत सहायक होते हैं। यदि उनका उपयुक्त विधि से कल्चर किया जाए और वो जीवाणु उसमें वो कल्चर खेत में डाला जाए, तो नमी और गर्मी पा करके वो खेत में बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं और पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, खेती को बहुत जबरदस्त लाभ पहुंचाते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। साहिवाल नस्ल को आपने रखा है और यही संदेश हम बाकी किसानों को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आप जो है, आप खुद किसान हैं और आपने भी गाय जो है पाली है जी। साहिवाल नस्ल की गाय आपने रखी है जी। क्यों आप साहिवाल नस्ल से जुड़े? डॉक्टर साहब, मेरे पास पहले संकर किस्म की भी गाय थी। अच्छा। और जो अपने यहाँ देसी गाय जो सफेद रंग की होती है वो भी थी। हाँ, तो मैंने उससे और इसके दूध में बहुत बड़ा फर्क है। पहले जो मैं मतलब दूध पीता था वो टेस्ट नहीं आता था जो आज साहिवाल गाय के दूध में आता है। अच्छा। और मेरे पास सिर्फ एक ही गाय, मतलब 3 साल पहले मैंने एक ही गाय खरीदी थी, और वो भी IBRI बरेली के थ्रू। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब उसमें 5 अप्रैल 2012 में जो है एक योजना बनी थी। डॉक्टर रणवीर सिंह जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मतलब IBRI के, उन्होंने मतलब इस योजना को बनाया, और मतलब और वैज्ञानिक भी उसमें जुड़े। तब जाके हमारे मतलब गांव को चुना उन लोगों ने,
और जो है किसान की भागीदारी से इस गाय को आगे बढ़ाने के लिए मतलब जो नस्ल हमारे यहाँ है नहीं, बिल्कुल खत्म ही है एक तरह से, तो इसको मतलब पैदा किया जाए, यहाँ पर ये नस्ल हो जिससे गाय और बढ़े। आपने कितनी गाय से शुरू किया और कितनी आपके उसके बाद संख्या बढ़ी? मेरे पास मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे 3 साल पहले एक गाय दिलाई थी, जिसमें 9,346 रुपया IBRI ने दिया था और बाकी के पैसे मतलब हमने डाले थे। इसी तरह से हमारे गांव में करीब 21 किसानों को ये लाभ मिला था। अच्छा। मतलब 21 किसानों ने मतलब इन गायों को खरीदा, डॉक्टर साहब के थ्रू इन्होंने दिलाई थी। तो और हम लोग इनके साथ भी गए थे वहाँ, जहाँ से ये मतलब पंजाब में अबोहर, फाजिलका इस नाम के जो जिले हैं, इनके आसपास ये गाय हैं। कितनी गाय हैं आपके पास? मेरे पास इस समय 5 गाय हैं। देखिए, कई मुद्दे इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक तो ये है कि हमारी ही नस्लें जब विदेशों में पहुंच रही हैं तो बहुत अच्छा दूध दे रही हैं। उसमें उन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रजनन भी किया है, ब्रीडिंग की है, उनको वो पोषण वगैरह भी उस हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा दूध देगी तो ये बात भी तय है कि उसको ज़्यादा पोषण भी चाहिए। लेकिन एक बात जो निकल के आई कि उनमें क्षमता है ज़्यादा दूध देने की, उनका जेनेटिक पोटेंशियल है इतना दूध देने का, हमने उसका पूरा उपयोग नहीं किया। इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देसी नस्लों का विदेशी अधिक दूध देने वाली नस्लों के साथ संकरण करके देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने की कवायद 70 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के साथ शुरू की गई थी। सस्ता चावल या महंगा बाजरा, आखिर क्या है मंडी का माजरा? किस फसल पर कितना असर? मिलेगा पूरा दाम या रह जाएगी कसर? मेहनत के पसीने की वसूल होगी कीमत? क्या है बाजार की सूरत? जानेंगे मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देसी गाय, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि की रीढ़। यहां जो बातें हो रही है उसमें देखिए ये सारे मुद्दे आपको समझ आ रहे होंगे कि स्वास्थ्य कैसे जुड़ा है, पर्यावरण कैसे जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात कृषि की रीढ़ ये देसी गाय कैसे हैं। इसमें अब जो हमारा, क्योंकि ये एक आखिरी सेगमेंट है, इसमें हम चर्चा करना चाहेंगे कि देसी गाय की संख्या कैसी बढ़ाई जाए, ये किसानों को उपलब्ध कैसे हो, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा और समझते हैं मुद्दे को और देखते हैं ये लघु फिल्म। देसी नस्लों का विदेशी अधिक दूध देने वाली नस्लों के साथ संकरण करके देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने की कवायद 70 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के साथ शुरू की गई थी। लेकिन आज भी करीब 80 से 85% दूध देसी नस्लों से ही आता है। सवाल यह है कि जब यह सर्वविदित है कि संकर नस्ल की गाय के रखरखाव में खर्च भी अधिक है और यह देसी गाय की तुलना में कम समय तक दूध देती है, यानी देसी गाय करीब 12 साल तक दूध देती है, जबकि संकर नस्ल की गाय सिर्फ 5 या 6 साल दूध देती है, तो भी हर सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों को लाभ देने के नाम पर तथाकथित नस्ल सुधार कार्यक्रम चालू क्यों रखा है? सवाल यह है कि भारतीय गायों में बेहद स्वास्थ्यवर्धक लाभकारी A2 बीटा कैसीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन हम खराब A1 प्रोटीन वाली गायों से संकरण कराकर अपना गौवंश खराब करने पर क्यों तुले हैं? यहां उल्टी गंगा बह रही है। आज भारतीय गौवंश की सबसे अच्छी नस्लें ब्राजील के पास हैं और हम अपना गौवंश खराब करके अब ब्राजील से अच्छी भारतीय नस्लें खरीद रहे हैं। कमाल हैं ये नीतियां और हमारे नीति निर्धारक। अब बदलते वक्त की नई सरकार ने कुछ कारगर कदम उठाने शुरू किए हैं, जैसे 500 करोड़ रुपए का गोकुल मिशन, और इसके साथ साथ भारतीय गौवंश के संरक्षण के कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब भी बहुत काम होना बाकी है। गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि गौमूत्र आदि से कई औषधियां भी तैयार की जाती हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारतीय धारणाएं हैं, बल्कि वैज्ञानिक कसौटी पर इन्हें परखा भी गया है। देसी गायों के गुण हर स्तर पर स्थापित होने के बावजूद आज भी इनके संरक्षण और प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। भारतीयता की नींव हमारे गोवंश ही हैं।
और इनके बचे रहने से ही भारत भी बचेगा और हम भी। तो देसी गाय रहेंगी तो भारत भी रहेगा और हम भी। ये एक ऐसी बात नहीं है जो हम बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, हम उसके वैज्ञानिक तथ्य भी सामने रख रहे हैं। और आपको भी समझना पड़ेगा कि ये जो नस्लें, जो भी प्रजातियां जलवायु के हिसाब से प्रकृति ने तैयार की हैं, उनमें बहुत से गुण हैं। और अभी जो बात हो भी रही है कि दुनिया भर में, जैसे पहले भी बात हुई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, उनसे लड़ने की क्षमता हमारी देसी नस्लों में है। इसलिए दुनिया भर से इनकी मांग आ रही है। यहाँ पर हम स्वामी जी आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि किसान हमसे कहते हैं कि उसको वो गाय चाहिए, पर गाय जैसे आपने भी बताया कि सीमन तक उपलब्ध नहीं है, कैसे संख्या बढ़ेगी? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसान मांग रहा है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या गाय की बहुत कम है। तो फिर मैं उसी मुद्दे पे आऊँगा कि इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले वी शुड फोकस अपॉन द गौशाला। जो गौशालाएं हैं वहां पर इकट्ठी मात्रा में हमारे पास देसी जैसा गोधन है, और हम वहीं से नस्ल सुधार शुरू करें। वहां पर अच्छे बुल्स होने चाहिए। अगर अच्छे बुल्स नहीं हैं तो अच्छे बुल का सीमन होना चाहिए देसी का, जिस नस्ल की गाय उस गौशाला में है। एक तो गौशाला हमें समझ आ गया। एक इस तरीके की सिफारिश भी थी कि जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर बहुत जगह है, उधर भी हम जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की गाय का संरक्षण जो है वो विश्वविद्यालय करें। आपको क्या लगता है क्या तरीका होगा, एक रोड मैप क्या होगा? देखिए, देसी गाय में नस्ल सुधार का जो रोड मैप है, हमको एसोसिएटेड हर्ड प्रोजीन टेस्टिंग प्रोग्राम और फील्ड प्रोजीन टेस्टिंग प्रोग्राम दोनों चलाने पड़ेंगे। इसके लिए जो जिस नस्ल की गाय है उसकी शिखर उत्पादन वाली गायों को हमको उनको पहचानना होगा, और उनको पहचान करके उनमें जो संतति परीक्षित जिन सांडों का, जिन नस्लों का वीर्य हमारे पास उपलब्ध है, उनका मीटिंग कराना होगा। उससे क्या है कि भविष्य में जो ज्यादा दूध देने वाली गाय माँ बाप के बछड़े पैदा होंगे और बछड़ियां पैदा होंगी, वो भविष्य के लिए उनके लिए बीज बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज, अगर हम वीर्य जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान, तो उससे तो हमें साल में एक ही बछिया या बछड़ा मिल रहा है। जी। इस संख्या को बढ़ाने के क्या और तरीके हो? देखिए, अभी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी खोज कर ली है कि जैसे एक गाय है हमारे पास 22 लीटर वाली साहिवाल की, यदि तो उसकी हमको संख्या बढ़ानी है तो हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम एक वर्ष में एक गाय से 10 बार है तक उसके बछड़े बछियां पैदा कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा। वो टेक्नोलॉजी महंगी तो नहीं है बहुत? ऐसा है, ये तकनीकी हम केवल जहां बुल मदर फार्म है, जहां पर हमने अच्छी मतलब दूध देने वाले सांडों को उत्पादन करना है, उनकी फौज तैयार करनी है, वहां पर ये हमको प्रथम फेज में इंप्लीमेंट करनी है, जिससे क्या है कि एक वर्ष में केवल एक सांड जो है नेचुरल सर्विस से 80 से 100 बछड़ियां पैदा कर सकता है, बछड़ियां। लेकिन जब हम कृत्रिम गर्भाधान से उसका वीर्य पैदा करेंगे तो हम 15-20 हजार तक पैदा कर सकते हैं। तो वो सांड का को जो खर्च आ रहा है हमारे पास 12-13 हजार रुपया एक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का, यदि वो खर्च हम उसको बांट दें इस पे 15-20 हजार में, तो खर्च जो है बहुत कम हो जाएगा। तो हमारा वैज्ञानिकों का उद्देश्य है कि इसको सबसे पहले जितने बुल मदर फार्म है वहां पर बुलों की संख्या, अच्छी गुणवत्ता के बुलों को हमको बढ़ाना है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के द्वारा, और उसके लिए हमको माँ जो शिखर उत्पादन करने वाली उनकी संख्या बढ़ानी है। ये प्रक्रिया हम यदि लागू करेंगे पूरे देश में तो हमारा जो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी ब्राजील की जो 62 लीटर जो गाय दे रही है कि हमारे देश में नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की गाय मतलब जो है गिर जो है अच्छा दूध देने में नहीं। अभी हमारे गुजरात में कई गौशाला हैं, वहां पर जो है 10 में 15 में ब्यात में 30-30 लीटर तक दूध दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, 10-15 बंसी गौशाला है गोपाल भाई जी। अच्छा। अभी हमारा उनसे चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब जी के साथ, वहां पर उन्होंने सबको ये बताया, सबके फोटो बताए। अच्छा, ये जो आज हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के द्वारा 4 केवल ब्यात तक ही ये विदेशी गाय और संकर गाय ब्याह सकती है। ये हमारी 15-15 बार ब्याई हुई उनके पास बंसी गौशाला में गाय है गिर की। इस तरह से हम लोग यदि इसमें क्या है कि सरकार के साथ साथ हमारे गौपालकों की भागीदारी और गौशालाओं की भागीदारी, जब तक ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे
तब तक हम नस्ल सुधार में, उनकी संख्या में कामयाब नहीं होंगे। जी, डॉक्टर साहब ने जो बात कही, और राजीव जी मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं, आप भी संख्या बढ़ाने में कुछ योगदान दे रहे हैं? जी। किस तरीके से? क्या आप अच्छा सीमेंट साहिवाल का ही लेके जो है साहिवाल का ही सीमेंट डलवाते हैं। आपके आसपास के और किसानों ने भी ये शुरू किया? हाँ, किया है। हमारे गांव के कई लोग अब मतलब हमारी गायों को देखते हैं तो मतलब उन्होंने भी सीमेंट जो है साहिवाल का, जो बड़ी गाय है, मतलब उनको डॉक्टर लोग बताते हैं कि छोटी गायों में ये सीमेंट न डालें क्योंकि इनके बच्चे बड़े होते हैं कुछ। अच्छा। इन मतलब छोटी वाली गायों की अपेक्षा। तो जो मतलब बड़ी जिनकी तगड़ी गाय है उनमें मतलब डाल रहे हैं सीमेंट ये। अच्छा। हाँ, और जो है हमारे गाँव में 2-4 बछियां ऐसी हैं जो कि देसी से साहिवाल है, लेकिन प्योर तो नहीं हो पाएंगे अभी क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, कई बार। हाँ, नहीं, समय लगेगा। आपका किस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं संख्या बढ़ाने पे और बाकी के जो उत्पाद हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, उस पर किस तरीके काम आप कर रहे हैं? नहीं, मेरे क्या मित्रों का समूह है हम लोग जी, तो हम लोग गाय की संपूर्णता पे काम कर रहे हैं। हमारे पास 7-8 दोस्तों का समूह है, तो सब करीब 1200 से 1500 गिर गाय हमारे पास। जी। एक तो हम फैक्ट्री चला रहे हैं गौमूत्र गोबर से, बाकी जो मित्र लोग वो नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, नेचुरल ब्रीडिंग आप कर रहे हैं? नेचुरल ब्रीडिंग कर रहे हैं, सांड से कर रहे हैं जी। और उसके जो गौवंश की जो वृद्धि हो रही है उसको हम देश के कई हिस्सों में बेच रहे हैं। अच्छा। हमारा दिल्ली में भी आया, नोएडा में और इलाहाबाद भी जा रहा है हमारी अच्छा। गाय। और बाहर से भी कुछ मांग आ रही है? अभी नहीं? नहीं, हमने नहीं मांगा है कुछ। तो आप बल्कि अभी एनडीआर अगर से हमारी बात को गिर नस्ल की अच्छी गाय चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं रायपुर आके? बराबर जी। अभी सब आते भी हैं हमारे पास, आते भी हैं। और हमारे भी बहुत से दर्शक जान गए होंगे कि बहुत से दर्शक जो है गिर नस्ल की गाय लेना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब की चलते चलते मैं चाहूंगा थोड़े से गुण और बता दीजिए क्या है गाय के दूध? ठीक बात है। देखिए, गिर नस्ल गाय असल में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत की है, वहां से उसका उद्गम हुआ है, वहां से उठी है। लेकिन इस गाय की इतनी क्षमता है कि हमने इसको रायपुर और उससे पहले इवन आंध्र प्रदेश में भी और अब पंजाब में भी हमारे सामने आया है। अच्छा। और राजस्थान में, मतलब इतनी दूर तक भी ये गाय अपने आप को ठीक तरह से ढाल के, ये इस गाय की क्षमता है। थोड़े से शुष्क क्षेत्र मुझे लग रहे हैं कि सूखे जहां पानी थोड़ा कम बरसता हो उन क्षेत्रों में ज्यादा सफल में भी ठीक तरह से सफलता से आगे बढ़ी है और बहुत उसने अच्छा हमें उत्पादन दिया है। एक भारत की बहुत ही उम्दा, मतलब भारत में अगर नंबर देखें तो इसी गाय का इतना ज्यादा है। दूसरी साहिवाल इससे अधिक दूध देने वाली मानी जाती है, लेकिन उसका नंबर भारत में भी कम है जी, और वो बढ़ाने की जरूरत है। वो बढ़ाने की जरूरत है। इनफैक्ट सभी जो हमारी ब्रीड्स हैं हर प्रांत में, अपने प्रांत में लोकल जो ब्रीड है वो बहुत ही उम्दा होती है किसी भी प्रांत में। ओंगोल आंध्रा में सबसे अच्छी रहेगी वो। लेकिन गिर और साहिवाल इन दोनों नस्लों ने तो सच में कमाल इसलिए किया कि ये दूसरे प्रांतों में जाके भी इन्होंने हमें बहुत अच्छे डॉक्टर साहब समय बहुत कम है जी। एक तो इनकी संख्या बढ़ाने के, और जैसे हमने ईटीटी वगैरह जान लिया जी, कोई और भी तरीका हो सकता है वैज्ञानिक तरीका? और दूसरा, एक बारी क्या गुण ऐसे दूध में है जो लोगों को देसी गाय से जोड़ना चाहिए? मैं संक्षेप में बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा। अभी तक हमने इस प्रश्न का उत्तर कि हम क्यों देसी गाय का दूध पिएं, अभी तक उसके बारे में जितनी भी बातें उनमें से सिर्फ एक मुद्दा पकड़ा था A1 A2 दूध होने का। उसका भी हमने सिर्फ एक ही बात उठाई थी अभी तक कि भी उसके कारण डायबिटीज, A1 के कारण डायबिटीज होती है। असल में पूरा ब्यौरा वैज्ञानिक आधार पर अवेलेबल है कि डायबिटीज के अलावा 4 और बीमारियां इस दूध के कारण, A1 दूध के कारण हैं, और उन बीमारियों के नाम है, एक है हार्ट डिजीज, इसे इशेमिक हार्ट डिजीज भी कह देते हैं डॉक्टर लोग। इसका एक और जो परेशानी है इसमें वो ये है कि इससे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हमारी धमनियों में खून जमने वाली प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम है जिसे शाइजोफ्रेनिया या ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म एक स्नायु रोग है, कई बच्चों में इस तरह की बात देखने को मिलती है। और 5वां रोग है जिसे कह देते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, एक अकाल मृत्यु पता भी नहीं चलता। यानी कि याद रखने वाली बात यह है, A1 दूध और ये पूरे आधार के साथ, पूरे वैज्ञानिक तथ्य उसके साथ हमें किताबों में, डेविल इन द मिल्क बुक में इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी डिटेल आई, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे रिसर्च रेफरेंस आए। ये सिर्फ A1 A2 के बारे में। लेकिन देसी गाय का दूध क्यों, उसके लिए और भी देखिए आप। देसी गाय के दूध में एक और चीज होती है, उसे CLA यानी कि कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड कहते हैं। इसकी मात्रा देसी गाय के दूध में ज्यादा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। और देसी गाय के दूध से मिलने वाला CLA जो सिंथेटिक CLA होता है उससे कंपेयर करने पर
जो हमें दूध से मिलता है ये हमारी बॉडी में ठीक तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी मेटाबॉलिज्म ही अलग है, ये वैज्ञानिक आधार पे सामने आ गया। फायदा क्या होता है डॉक्टर? फायदा ये होता है, जो CLA है ये अपने आप में एक एंटी कार्सिनोजेनिक, ये कैंसर को रोकने की इसकी क्षमता है, और ये एंटी डायबिटिक भी है अपने आप में, और एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो खून जमता है धमनियों में जिसे हार्ट डिजीज और सब, उनको खून को जमने को रोकने के लिए ये काम करता है। ये इसमें दूसरा CLA। इसमें एक और चीज होती है जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते थे। ये क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग भी लगभग 40% फैट वगैरह चीजें होती हैं, यानी कि अच्छा फैट होता है, एक खराब फैट भी होता है, खराब फैट ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा फैट की मात्रा देसी गाय के दूध में ज्यादा है। कंपेयर करते हैं जब हम सभी दूध को तो हमें ज्यादा मिलता है ये, यानी कि देसी गाय का दूध तो हमें हर तरह से ठीक ही मिला। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और ये CLA वगैरह जैसे हमारी देसी गाय का दूध कैंसर तक से लड़ने में सक्षम है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है और इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा रही। देखिए, जो चर्चा रही हमारी देसी गाय, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि की रीढ़, ये सारे मुद्दे समझ में आए। और सबसे बड़ी बात कि दूध कम होता है ऐसा नहीं है, ये सब हमारा देखिए बहुत काम होना है, ब्रीडिंग पे काम होना है, हमें पोषण पे काम करना है। और सबसे पहले अगर ब्रीडिंग की ही बात करें तो संख्या बढ़ानी है, इसमें आप सबकी जिम्मेदारी है। अच्छी नस्ल आपके पास हो, उसको अच्छी नस्ल के, उसी नस्ल के सांड से जो है आप उसको प्रजनन जो है उसी से करें, उसी से क्रॉस करें। अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो वो भी उसी नस्ल का होना चाहिए वीर। इन सब बातों का ध्यान रखिए। और दूसरा, बहुत से प्रयास होंगे, आपके सामने भी आएंगे, संख्या बढ़ानी है, तेजी से बढ़ानी है और इन्हें पालना है। पूरा खेती से लेके हर चीज में इनका उपयोग करना है। सिर्फ दूध ही नहीं है गाय के पास, ये खाद की फैक्ट्रियां भी हैं, दवा की भी फैक्ट्रियां हैं। इसको समझिए, देसी गाय को अपनाइए। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से बहुत बातें आपको पता लगी होंगी, हमें भी पता लगी हैं। इन चर्चा को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।